नमस्कार, द लॉ पॉइंट पे आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि अल बरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था के बारे में विशेष टिप्पणी की थी। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसका नाम है रिहला। रिहला में वो कई प्रकार का विवरण देते हैं। इब्न बतूता भारत के अंदर 14वीं शताब्दी में आया था और 11वीं शताब्दी में आया था अल बरूनी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। भारत में जब वो 14वीं शताब्दी में आया उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय इब्न बतूता मुगल साम्राज्य में आया और यहाँ पर कुछ समय के लिए उसने काजी का काम भी किया और विभिन्न स्थानों की यात्राएं भी की। वो भारत के बारे में जो विवरण भी देता है वह जिस स्थान पर भी गया उस स्थान के जो सामान्य वस्तुओं थी उसका भी वो विशिष्ट विवरण देता है। जैसे कि भारत के दक्षिण प्रांतों में उगने वाले नारियल का विवरण हो या पान का विवरण हो, दिल्ली शहर की जो संरचना है या दौलताबाद की संरचना है और भारत में दास प्रथा भी उस समय थी, इन सब का विवरण वो विशिष्ट शैली में देता है। इब्न बतूता कहता है कि भारत के अंदर जो एक नारियल का पेड़ उगता है वह हूबहू खजूर जैसे है, लेकिन उस पे एक कास्ट फल मिलता है और हमारे जो खजूर का पेड़ है उस पर खजूर पैदा होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। दूसरी बात, वो पान का विवरण देता है कि पान जो है वो एक अंगूरों की लता के समान है और जिसके अंदर सुपारी के टुकड़े भर कर और कुछ मीठा गुलकंद डालकर पान खाया जाता है, जो कि भारत के अंदर आज भी प्रचलित है। दिल्ली के बारे में जब वो बताता है तो दिल्ली में स्थित किलों के बारे में, उनकी सुरक्षा प्राचीर के बारे में, और यहाँ पर वो बताता है घनी जनसंख्या वाला इलाका है और बहुत ही खचाखच भरा हुआ है। वो ये बताता है कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान बने हुए हैं उन पर विभिन्न प्रकार के गुंबद बनाए गए हैं। गुंबद नहीं है तो मेहराब को अवश्य बनाया गया है। दौलताबाद का जिक्र करते हुए बताता है, दौलताबाद वो स्थान है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़कर अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया था, लेकिन बाद में इस निर्णय को पलटकर और वो वापिस ही दिल्ली आ गया था। दौलताबाद का विवरण देते हुए वो कहता है वो दिल्ली से किसी भी मामले में कम नहीं है, वह पूरी तरह से सुव्यवस्थित है और बहुत बड़ा शहर है और अच्छी तरह से बसा हुआ है। भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण भारत पर इस स्थान के द्वारा नियंत्रण भी अच्छा रखा जा सकता है। भारत में उस समय प्रचलित दास प्रथा का विवरण करते हुए बताता है कि बहुत तरह के दास भारत में पाए जाते हैं। सामान्यतः जो भी दास होते हैं उनको घर के कामों के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट दास भी होते हैं जो विभिन्न विधाओं में पारंगत होते हैं और उसका फायदा भी राजा उठाते हैं या शासक उठाते हैं। वो जो दास होते हैं वो शासक के बहुत करीब होते हैं और शासक को कई मामलों में राय देने के काम आते हैं। इब्न बतूता भारत में प्रचलित कपड़ा व्यवसाय के बारे में भी काफी विस्तृत विवरण देता है। वो कहता है कि भारत के सूती कपड़े की, मलमल की, रेशमी कपड़े की, जरी वाले और साटन के कपड़े की विदेशों में बहुत अधिक मांग है। इब्न बतूता हमें यह भी बताता है कि जो भारत का मलमल है और वो भी कई प्रकार का है और उसमें से जो महीन मलमल है, जो बहुत बारीक मलमल बनाया जाता है, वो इतना महंगा होता है कि उसे केवल अमीर वर्ग ही पहन सकता है, गरीब व्यक्ति तो उसे अफोर्ड भी नहीं करता। इब्न बतूता एक बहुत महत्वपूर्ण विवरण देता है भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में, जो उस समय प्रचलित थी। उसे अश्व डाक व्यवस्था कहा जाता था, उसे उलूक नाम से जाना जाता था उस समय। वह बताता है कि सिंध से यदि दिल्ली आना हो तो हमें 50 दिन लगते हैं, लेकिन भारत की डाक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि एक डाक दिल्ली से सिंध या सिंध से दिल्ली पहुंचानी हो तो केवल 5 दिन में पहुंचा दी जाती है। वह डाक व्यवस्था का विवरण देते हुए कहता है कि विभिन्न स्थान बीच बीच में बनाए गए थे जिसे हम स्टेशन के नाम से समझ सकते हैं, जिन्हें उस समय दावा कहा जाता था। जब हम मानकर चलते हैं कि दिल्ली से यदि हमें सिंध आना है तो हम ये दिल्ली से सिंध आना है तो इसके बीच में हम ये 3 स्टेशन मान लेते हैं। ये जो 5 पॉइंट है इनको दावा कहा जाता था। हर दावा पर एक जो घुड़सवार होता था वो तैयार रहता था कि यदि कोई भी डाक आती है तो उसे आगे लेकर जाना है। हम एग्जाम्पल में इसको समझते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति डाक लेकर शुरू होता है, वो घोड़े पर जाता है, जितनी स्पीड से जा सकता है वो उतनी स्पीड से फटाफट यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट व्यक्ति बैठा है वो उससे वो वाली डाक लेता है और फिर वो व्यक्ति उतनी स्पीडली नेक्स्ट पे पहुँचता है। इसी प्रकार अगले पड़ावों पर पहुँचते पहुँचते यह जो डाक है बहुत ही कम समय में पहुँचा दी जाती है।
तो ऐसा विवरण इब्न बतूता डाक व्यवस्था का करता है जो उस समय भारत के अंदर प्रचलित थी। हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे कि जो फ्रांस से आए थे बर्नियर, वो भारत के बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।